नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ऑनलाइन जीके स्टडी चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू क्विज टेस्ट। जी बिल्कुल। और आज का जो हमारा एक गहन अध्ययन है ना, इसमें हम मई 2026 के जो भी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम है उनका बहुत गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ, मतलब हमारा लक्ष्य सिर्फ सही जवाब रटना नहीं है ना? एकदम सही। अक्सर हम परीक्षाओं के लिए सिर्फ तथ्य रट लेते हैं, लेकिन आज हमारे पास जो विस्तृत अध्ययन सामग्री है, खासकर जो शिक्षक नोट पैनल और महत्वपूर्ण शब्दावली है, जी उसका इस्तेमाल करके हम हर घटना के क्यों और कैसे को समझेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब हम किस घटना के पीछे की पूरी कहानी समझ लेते हैं ना, तो वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। हाँ, सही बात है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारी चर्चा का जो पहला पड़ाव है वो प्रशासन और गवर्नेंस से जुड़ा है। देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर क्या बदलाव हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, मई 2026 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए अमित शाह, विकल्प बी सौरभ विजय, विकल्प सी सौरभ कुमार, विकल्प डी आनंद कारज। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सौरभ विजय। अच्छा, सौरभ विजय। जी, हमारे पास जो आधिकारिक जानकारी है उसके अनुसार सौरभ विजय जी ने हाल ही में ये कार्यभार संभाल लिया है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि वो 1998 बैच के एक बहुत ही वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। एक मिनट, 1998 बैच मतलब उनके पास प्रशासन का करीब 27-28 साल का अनुभव होगा। बिल्कुल। तो मुझे ये समझना है कि UIDAI जैसी संस्था के लिए इतने वरिष्ठ अधिकारी की क्या जरूरत है? आखिर ये एक तकनीकी ढांचा ही तो है। ये बहुत ही जायज सवाल है। पहली नजर में हमें लग सकता है कि UIDAI सिर्फ आधार कार्ड छापने और डेटा सहेजने वाली संस्था है। हाँ, वही तो। लेकिन असल में ये भारत के पूरे कल्याणकारी तंत्र की पूरे वेलफेयर इकोसिस्टम की रीढ़ है। अच्छा। देश की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं या सब्सिडी का जो सीधा हस्तांतरण होता है, हाँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बिल्कुल, वो सब आधार से ही जुड़ा है। तो इतने विशाल डेटाबेस को सुरक्षित रखना और केंद्र से लेकर राज्य सरकारों के बीच नीतियां लागू करवाना, ये सिर्फ तकनीक का काम नहीं है। मतलब इसके लिए बहुत गहरे प्रशासनिक अनुभव की जरूरत होती होगी। एकदम सही। नीति निर्माण की समझ और समन्वय कौशल चाहिए होता है। इसीलिए सौरभ विजय जैसे वरिष्ठ अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी गई है। हाँ, ये नजरिया वाकई स्पष्ट करता है कि नेतृत्व का चयन सिर्फ पद भरने के लिए नहीं होता। बिल्कुल। तो चलिए इसी विषय को थोड़ा जमीनी स्तर पर ले चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जन जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विकल्प ए गुवाहाटी असम, विकल्प बी गढ़चिरौली महाराष्ट्र, विकल्प सी नेतनार बस्तर, विकल्प डी नई दिल्ली। सही उत्तर है विकल्प सी, नेतनार बस्तर। नेतनार बस्तर। जी, रिसर्च दस्तावेजों में स्पष्ट किया गया है कि ये स्थान छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में है। अच्छा। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य बहुत ही सीधा लेकिन प्रभावशाली है। स्थानीय नागरिकों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सरकारी सेवाएं सुलभ कराना। बस्तर मतलब जब हम बस्तर का नाम सुनते हैं ना, तो दिमाग में घने जंगल और भौगोलिक चुनौतियों की ही तस्वीर उभरती है। बिल्कुल, वो काफी दुर्गम इलाका है। तो ऐसे सुदूर इलाके में ये सिंगल विंडो सुविधा देना ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें पहले एक साधारण सा आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मीलों दूर भटकना पड़ता था। हाँ, और भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्रों में ना शासन की पहुंच हमेशा से एक बड़ी बाधा रही है। सही बात है। जब प्रशासन खुद चलकर जन जन सुविधा केंद्र के माध्यम से जनता के दरवाजे तक पहुंचता है, तो इससे न केवल समय बचता है बल्कि राज्य और नागरिकों के बीच का विश्वास भी मजबूत होता है। असली सुशासन वही है जो कतारों को खत्म कर दें। बिल्कुल सही कहा आपने। और सुशासन की बात सिर्फ सुविधाओं तक सीमित नहीं है। असली समावेश तब होता है जब राज्य अपनी जनता की पारंपरिक मान्यताओं को भी कानूनी ढांचे में जगह दे। जी। तो इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। प्रश्न संख्या 3, 1 जून 2026 से आनंद विवाह अधिनियम 1909 को लागू करने वाला राज्य कौन सा है? विकल्प ए सिक्किम, विकल्प बी महाराष्ट्र, विकल्प सी नागालैंड और विकल्प डी छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है विकल्प ए सिक्किम। सिक्किम? हाँ, दस्तावेजों के अनुसार ये अधिनियम सिख समुदाय के पारंपरिक विवाह को, जिसे आनंद कारज कहा जाता है, उसे संस्थागत कानूनी मान्यता प्रदान करता है। अच्छा। और इसे धरातल पर लागू करने के लिए राज्य सरकार ने विशेष रूप से सिक्किम आनंद विवाह पंजीकरण नियम 2026 तैयार किया है। रुकिए,
यहाँ थोड़ा सोचने वाली बात है। ये जो कानून है ये 1909 का है, जी। मतलब 115 साल पुराना, और इसे अब 2026 में लागू करने के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। इतने लंबे समय बाद अचानक इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? ये कानूनी विकास का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। होता क्या था कि अक्सर अल्पसंख्यक समुदायों को अपने रीति रिवाजों से विवाह करने के बाद उसे सामान्य विवाह अधिनियमों के तहत पंजीकृत कराना पड़ता था। हाँ, जिससे उनकी पहचान कागजों पर नहीं दिख पाती होगी। बिल्कुल। तो सिक्किम द्वारा इन नए नियमों को लागू करने का मतलब है कि सिख समुदाय अब पूरे सम्मान के साथ अपने पारंपरिक तरीके से विवाह पंजीकृत करा सकता है। मतलब एक राज्य अपने भीतर की विविधता को कानूनी रूप से सुरक्षित कर रहा है। ये तो समावेशीकरण का बहुत ही सशक्त कदम है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक समाज अपनी संस्कृति का पालन तभी कर सकता है जब वो सुरक्षित हो, और इसी सुरक्षा से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। प्रश्न संख्या 4। ऑपरेशन अंतिम प्रहार की सफल क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप किस जिले को आधिकारिक तौर पर पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? विकल्प ए बस्तर, विकल्प बी गढ़चिरौली, विकल्प सी गुवाहाटी, विकल्प डी युगांडा। तो सही उत्तर है विकल्प बी गढ़चिरौली। गढ़चिरौली। जी। अध्ययन सामग्री से हमें पता चलता है कि ये जो ऐतिहासिक सफलता है ना, ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा चलाए गए भ्रष्टाचार और उग्रवाद विरोधी अभियान का सीधा परिणाम है। गढ़चिरौली का पूरी तरह से नक्सल मुक्त होना कोई छोटी खबर नहीं है। मतलब दशकों से ये क्षेत्र एक बहुत गंभीर रेड जोन रहा है। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये समझना है कि इस ऑपरेशन अंतिम प्रहार में ऐसा क्या अलग था? मतलब राज्य की पुलिस और केंद्रीय बलों के बीच समन्वय तो पहले भी होता ही रहा है ना? आपका सवाल बहुत प्रासंगिक है। इस अभियान की जो सफलता है उसकी कुंजी सिर्फ हथियारों या जवानों की संख्या में नहीं थी। तो फिर किस में थी? ये सटीक खुफिया जानकारी और राज्य तथा केंद्र के बलों, मतलब महाराष्ट्र पुलिस और सीआरपीएफ के बीच निर्बाध सामरिक एकीकरण में थी। अच्छा, सामरिक एकीकरण। हाँ, जब स्थानीय पुलिस जो उस क्षेत्र का भूगोल जानती है वो केंद्रीय बलों की उन्नत मारक क्षमता के साथ बिना किसी टकराव के काम करती है तो ऐसे परिणाम आते हैं। बिल्कुल। मतलब संस्थागत समन्वय कितना जरूरी है ये साफ दिखता है। और सच बात तो यह है कि शांति किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास की पहली शर्त है। एकदम सही। गढ़चिरौली के लिए अब विकास के रास्ते खुलेंगे। तो सुरक्षा के बाद आइए देखते हैं कि नवाचार और अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 5। भारत की पहली एआई संचालित फिजिकल यानी फिजिटल बैंकिंग शाखा स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक कहाँ स्थित है? विकल्प ए नई दिल्ली, विकल्प बी गढ़चिरौली, विकल्प सी गुवाहाटी, विकल्प डी बस्तर। तो सही उत्तर है विकल्प सी गुवाहाटी। रुकिए, यहाँ एक बहुत ही अजीब सा शब्द आया है, फिजिटल। मतलब ये सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी मार्केटिंग टीम ने नया शब्द घड़ दिया हो। हाँ, थोड़ा अनोखा शब्द है। क्या हम अपनी महत्वपूर्ण शब्दावली से इसका वास्तविक अर्थ समझ सकते हैं? बिल्कुल। महत्वपूर्ण शब्दावली स्पष्ट करती है कि ये जो फिजिटल है ये असल में भौतिक यानी फिजिकल और डिजिटल अनुभवों का एक मिश्रण है। अच्छा, फिजिकल और डिजिटल का मिश्रण। जी। इसका उद्देश्य ग्राहकों को अत्याधुनिक तकनीकों और भौतिक उपस्थिति दोनों का लाभ एक साथ देना है। मुझे लगता है इसे एक उदाहरण से समझना ज्यादा आसान होगा। पहले मुझे लगा कि ये कोई हाइब्रिड कार जैसा कुछ होगा। हाँ, लेकिन गहराई से सोचे तो ये एक स्मार्ट होम की तरह काम करता है। मतलब आप एक असली भौतिक बैंक में जाते हैं, लेकिन आपके आसपास का जो वातावरण है, जैसे दस्तावेजों का सत्यापन या लोन की प्रोसेसिंग, ये सब एक अदृश्य एआई द्वारा डिजिटल तरीके से स्वचालित होता है। आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ता। एकदम सटीक विश्लेषण है आपका। और अगर आपको किसी इंसान से बात करने का भरोसा चाहिए तो वो इंसान भी वहां मौजूद होता है। हाँ, क्योंकि पूरी तरह डिजिटल होने पर कई बार हमें असुरक्षा महसूस होती है। बिल्कुल। तो ये फिजिकल और डिजिटल का बेहतरीन संतुलन है जो आगे का भविष्य तय करेगा। और भविष्य की बात हो ही रही है तो चलिए भारत के एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र मतलब कृषि के भविष्य की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 6। कॉफी ऑफ नागालैंड मिशन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? विकल्प ए 100 करोड़ रुपए, विकल्प बी 150 करोड़ रुपए, विकल्प सी 175 करोड़ रुपए, विकल्प डी 200 करोड़ रुपए। सही उत्तर है विकल्प सी 175 करोड़ रुपए। 175 करोड़। जी। इस योजना के बारे में हमारे पास जो आंकड़े हैं वे बताते हैं कि इसके लिए नोडल मंत्रालय केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय यानी एम-डोनर है। अच्छा, एम-डोनर। हाँ, इसका प्राथमिक लक्ष्य नागालैंड को एक प्रीमियम कॉफी उत्पादक राज्य के रूप में स्थापित करना है और
स्थानीय किसानों की आजीविका को मजबूत करना है। मुझे इस पे थोड़ा अचरज हो रहा है। मतलब 175 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम है, और जब भी हम भारतीय कॉफी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में कूर्ग या केरल की ही तस्वीर आती है। हाँ, आमतौर पर ऐसा ही होता है। तो सरकार अचानक पूर्वोत्तर भारत, खासतौर पे नागालैंड में इतना बड़ा निवेश क्यों कर रही है? ये ना एक बहुत ही रणनीतिक आर्थिक बदलाव है। नागालैंड की जो ऊंचाई है, वहाँ की जलवायु और ढलानें, वो प्रीमियम क्वालिटी की कॉफी के लिए प्राकृतिक रूप से बहुत अनुकूल है। अच्छा। बिल्कुल, पारंपरिक खेती से हटकर जब किसान कॉफी जैसी कैश क्रॉप उगाएंगे तो उनकी आय कई गुना बढ़ सकती है। और ये 175 करोड़ सिर्फ पौधों पर खर्च नहीं होंगे। तो और कहाँ होंगे? ये पूरी लॉजिस्टिक्स, ब्रांडिंग और उसे वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का पूरा इकोसिस्टम तैयार करने के लिए है। मतलब ये सिर्फ खेती नहीं है, एक राज्य की ग्लोबल ब्रांडिंग हो रही है। जी बिल्कुल। और जब कृषि से वैश्विक बाजार में दबदबे की बात आती है तो हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 7। भारत दुनिया का कितना प्रतिशत से अधिक गुड़ यानी जैगरी उत्पादित करता है? विकल्प ए 40%, विकल्प बी 50%, विकल्प सी 60%, विकल्प डी 70%। सही उत्तर है विकल्प डी 70%। 70%? जी हाँ, डेटा स्पष्ट रूप से बताता है कि भारत गुड़ के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर एकदम शीर्ष पर है। और अगर घरेलू स्तर की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक इसके शीर्ष 3 उत्पादक राज्य हैं। 70% मतलब ये कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है। दुनिया का 2/3 से ज्यादा गुड़ अकेले हम बना रहे। बिल्कुल। एक तरह से देखा जाए तो इस पारंपरिक मिठास पर हमारा वैश्विक एकाधिकार यानी मोनोपोली है। और आज जब पूरी दुनिया रिफाइंड चीनी छोड़कर प्राकृतिक विकल्पों की तरफ भाग रही है, तब तो ये बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है। सही कहा आपने। जो चीज कल तक केवल हमारी स्थानीय रसोई का हिस्सा थी ना, वो आज ग्लोबल हेल्थ ट्रेंड्स की वजह से एक प्रीमियम उत्पाद बन चुकी है। बिल्कुल। लेकिन अर्थव्यवस्था के इन सुनहरे आंकड़ों के बीच हमारे पास कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जो किसी सीमा को नहीं मानती। जी, स्वास्थ्य और पर्यावरण। हाँ, तो आइए दुनिया की इन सबसे बड़ी चिंताओं की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इबोला वायरस के प्रसार के कारण किन देशों के लिए सर्वोच्च स्वास्थ्य अलर्ट यानी PHEIC जारी किया है? विकल्प ए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा, विकल्प बी भारत और पाकिस्तान, विकल्प सी ईरान और पाकिस्तान, और विकल्प डी भारत और युगांडा। तो सही उत्तर है विकल्प ए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा। यहाँ स्रोत सामग्री में एक बहुत ही तकनीकी शब्द आया है PHEIC। क्या हम इसका अर्थ थोड़ा विस्तार से समझ सकते हैं? बिल्कुल, हमारी महत्वपूर्ण शब्दावली में इसे स्पष्ट किया गया है। PHEIC का पूरा रूप है अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। अच्छा। ये कोई सामान्य चेतावनी नहीं है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया जाने वाला सबसे बड़ा वैश्विक अलर्ट है। मतलब सर्वोच्च अलर्ट जारी करने का अर्थ ये हुआ कि अब ये बीमारी सिर्फ कांगो या युगांडा की समस्या नहीं रही। एकदम सही। वायरस को तो किसी पासपोर्ट की जरूरत होती नहीं है। जब कोई संक्रमण सीमाओं को पार करके पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है, तभी ऐसा अलर्ट जारी होता होगा। हाँ, ताकि दुनिया भर की सरकारें अपनी स्वास्थ्य प्रणालियों को पहले से तैयार कर सकें। और ऐसी ही चुनौतियों से निपटने के लिए देशों को अपनी निगरानी प्रणालियों को बदलना पड़ रहा है। जी, और हमारा अगला प्रश्न इसी दिशा में भारत के एक कदम पर है। प्रश्न संख्या 9। नेशनल वन हेल्थ मिशन की नोडल एजेंसी कौन सी है? विकल्प ए WHO, विकल्प बी MDONOR, विकल्प सी ICMR, विकल्प डी UIDAI। तो सही उत्तर है विकल्प सी ICMR। ICMR। जी, रिसर्च नोट्स के अनुसार ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इस मिशन का नेतृत्व कर रही है। और हाल ही में नई दिल्ली में इसकी 5वीं बैठक भी हुई थी। अच्छा, इस मिशन का मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है एकीकृत स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना। ये जो वन हेल्थ की अवधारणा है ना, ये मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण तीनों के स्वास्थ्य के अंतर संबंधों पर आधारित है। ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब ICMR को मुख्य रूप से इंसानों की बीमारियों पर शोध करती है। बिल्कुल। लेकिन वन हेल्थ मिशन में वे जानवरों और पर्यावरण को भी शामिल कर रहे हैं। क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब इंसानों के डॉक्टर और पशु चिकित्सकों को अपना डेटा एक साथ साझा करना होगा? आपने बिल्कुल सही तंत्र को पकड़ा है। इसका व्यवहारिक अर्थ यही है। हमने पिछली कई महामारियों में देखा है ना कि वायरस जानवरों से इंसानों में आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल देखा है।
तो अगर पर्यावरण दूषित होगा, पशु बीमार पड़ेंगे और अंततः सबसे बुरा असर हम इंसानों पर ही पड़ेगा। आप किसी एक को नजरअंदाज करके दूसरे को नहीं बचा सकते। मतलब एक ऐसी निगरानी प्रणाली बन रही है जहां पशुओं की बीमारी का अलर्ट सीधे मानव स्वास्थ्य विभाग को मिल जाए। एकदम सही, ताकि समय रहते बचाव हो सके। ये तो प्रकृति के उस सबसे मूल नियम की वापसी है जो कहता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। और जीवों के इसी जुड़ाव को समझते हुए आइए आज के हमारे अंतिम प्रश्न की ओर रुख करते हैं। प्रश्न संख्या 10। रेड सैंड बोआ सांप को IUCN रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है? विकल्प ए संकटग्रस्त, विकल्प बी निकट संकटग्रस्त, विकल्प सी विलुप्त, विकल्प डी कम चिंताजनक। इसका सही उत्तर है विकल्प बी निकट संकटग्रस्त। निकट संकटग्रस्त। हमारे पास जो अतिरिक्त जानकारी है वो बताते हैं कि एक बिना जहर वाला सांप है। अच्छा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये अक्सर अंधविश्वासों और अवैध व्यापार का शिकार होता है। और सबसे अहम बात यह है कि ये एक स्थानिक प्रजाति है। स्थानिक, इसका क्या मतलब हुआ? स्थानिक मतलब एंडेमिक। इसका मतलब है कि ये मुख्य रूप से केवल भारत, पाकिस्तान और ईरान के विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में ही पाया जाता है। ये एक बहुत ही डराने वाली स्थिति है। एक जीव जो बिना जहर का है, इंसानों के लिए हानिकारक भी नहीं है, उसे सिर्फ अंधविश्वास के कारण मारा जा रहा है। जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब हम इसे स्थानिक कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर ये सांप हमारे इन विशेष क्षेत्रों से खत्म हो गया तो ये दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। बिल्कुल। हमारी स्थानिक विफलता का मतलब है कि ये वैश्विक स्तर पर हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा। हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। एकदम सही। किसी भी स्थानिक प्रजाति को बचाना उस क्षेत्र के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी के संतुलन के लिए बहुत अनिवार्य होता है। हाँ, तो दोस्तों आज हमने मई 2026 की इन महत्वपूर्ण घटनाओं का जो बारीकी से विश्लेषण किया ना, वो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल करता है। हमने राष्ट्रीय स्तर की प्रशासनिक नियुक्तियों से शुरुआत की, नए कानूनों को समझा और ऑपरेशन अंतिम प्रहार से स्थापित हुई सुरक्षा को देखा। फिर हम आर्थिक नवाचारों से होते हुए वैश्विक स्वास्थ्य तक पहुंचे। जी। और इस पूरी चर्चा का समापन करते हुए अगर हम आज की स्रोत सामग्री से सीखी गई दो सबसे अहम अवधारणाओं को एक साथ जोड़ें, एक है फिजिटल और दूसरी वन हेल्थ, तो भविष्य की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। वो कैसे? मतलब चाहे वो बैंकिंग में भौतिक और डिजिटल दुनिया का एक साथ मिलकर काम करना हो या फिर वन हेल्थ मिशन के तहत मनुष्य, जानवर और पर्यावरण के स्वास्थ्य का एक दूसरे पर निर्भर होना हो। हाँ बिल्कुल। इस चुनौती का समाधान ना इन चीजों के आपस में जुड़े होने यानी इंटरकनेक्शंस को समझने में ही छिपा है। दुनिया अब इतनी जटिल हो गई है कि हम समस्याओं को अलग अलग खानों में रखकर नहीं देख सकते। एकदम सही बात है। ये सोचने वाली बात है कि हम आगे आने वाले भविष्य में और किन किन क्षेत्रों में इस तरह के गहरे अंतर संबंध देखने वाले हैं जहां बिल्कुल अलग दिखने वाली चीजें मिलकर एक नया समाधान पेश करेंगे। ये वास्तव में एक बहुत ही सटीक और विचारोत्तेजक निष्कर्ष है। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी ना, ये एकीकरण ही हमारे विकास का सबसे बड़ा आधार बनेगा। धन्यवाद। ऐसे ही और MCQ क्विज के लिए जुड़े रहिए ऑनलाइन जीके स्टडी के साथ।